नमस्कार दोस्तों, एन के इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज अपन शुरू करते हैं विज्ञान की क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले अपन जान चुके थे, क्या होती है और क्या परिभाषा होती है, इनकी सामान्य जानकारी आपको दे दी थी। तो आज प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, और 2 नंबर पर अपन बात करने वाले हैं संयोजन की विपरीत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे अपन विस्थापन, और चौथे नंबर पर अपन बात करेंगे द्विविस्थापन। उसके बाद 2 विक्रियाएं और रहेगी, एक अवक्षेपण, और लास्ट की अपन बात करने वाले हैं उदासीनीकरण। उसके बाद भी कई विक्रियाएं और बचेंगी अपने, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, और उसके बाद रेडॉक्स, अपचयन, उपचयन, उनका वीडियो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल इन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और संयोजन अभिक्रिया का मतलब, संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोजन का मतलब हुआ बच्चों जुड़ना, और जुड़ना का सीधा सा अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको संयोजन कहा जाएगा। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या रासायनिक सहयोग करके जुड़ जाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि 2 पदार्थ जुड़े हैं, इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है, योग होता है या मिलन होता है, इसलिए इसको योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। अपन उदाहरणों की ओर चलते हैं, समझते हैं। जैसे मैं लिखूं C+O2, आगे लिख दूं CO2, तो आप देख पा रहे होंगे 2 पदार्थ C+O2 यानी कोयले को या कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो CO2 गैस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इसमें दिखाई दे रहा है 2 पदार्थ आपस में जुड़े और CO2 का क्या कर गए, निर्माण कर गए। इसी तरह से एक और उदाहरण ले सकते हैं, अपन जल वाला उदाहरण भी ले सकते हैं, H2+O2, और अगर दोनों को अगर मिलाएं अपन तो H2O, ये जल का निर्माण होता है। बैलेंस कर देते हैं इसको, 2H2O, 2 4, इसका भी 4, ऑक्सीजन का 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल के अणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो दोनों अभिकारक आपस में जुड़कर और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी के बाद अपन और भी आप उदाहरण दे सकते हैं, इसमें H2+Cl2 और 2HCl। तो इस प्रकार ये क्रिया भी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया में आती है। कोई सा भी उदाहरण आप एक याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन आपके समझ में आया होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण लेते हैं अपन वियोजन का। वियोजन अभिक्रिया में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन में था जुड़ना और वियोजन में क्या है, टूटना। तो कोई एक पदार्थ अपने अणुओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है या टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका वियोजन का मतलब हुआ टूटना, टूटना को कहते हैं अपघटन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, अपघटनीय अभिक्रिया भी हो सकता है। इनको अपघटनीय अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। इनमें कोई एक पदार्थ होता है और वो अपने अणुओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है या टूट जाता है। अपन उदाहरण देखते हैं। सबसे मेन उदाहरण इसका है अपने चूने का जो पत्थर होता है, और जब इसको अपन
हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या कर जाता है, ये विभक्त हो जाता है। ये चूने का पत्थर होता है, जैसे मैं इसको अगर सूत्र में लिखूं तो CaCO3 चूने के पत्थर का सूत्र है। और उसके बाद इसको अपन गर्म करेंगे या हीट देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, CaO और प्लस CO2। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम कैल्शियम है ऑक्साइड है। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जो कली करने के काम में आता है, यानी सफेदी करने के काम में आता है। मकानों की जो सफेदी होती है वो करने के लिए क्या आता है, काम में आता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आप लिख सकते हैं कि चूने का पत्थर गर्म करने पर CaO और CO2 में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसको अपन वियोजन अभिक्रिया में लेंगे। और भी उदाहरण आप बता सकते हैं वियोजन के, और भी हैं, जैसे 2KClO3, उसके बाद इसको अगर अपन तोड़ेंगे पोटेशियम क्लोराइड तो ये होगा 2KCl प्लस O2 में ये क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कुल मिला के बात ये थी कि यहाँ एक पदार्थ है, एकल पदार्थ है, वो दो अपने परमाणु, दो अणुओं में अपने में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए KCl और O2 में ये क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ये टूट जाता है, इसलिए इसको अपघटनीय अभिक्रियाओं में गिना जाएगा। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जल का अपघटन, जल का अपघटन भी इसी में आता है, अभी अपन आगे देखेंगे प्रकारों में। जल का अपघटन इसी में आता है। और प्रकाश संश्लेषण भी, जो प्रकाशीय जो अपघटन होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है, वो भी इनमें आता है। अपन उदाहरण लेते हैं इनके, और ये किस प्रकार से होती है अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकारों में अगर अपन बात करें, अपघटनीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, देखने को आपको कितने प्रकार से ये मिल सकती है। तो वियोजन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। यानी अपघटन कितनी बार हो सकता है, किसी पदार्थ का अपघटन कितनी बार हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, उसमें अपन बात करेंगे। नंबर 1, या तो आप किसी पदार्थ को कैसे तोड़ सकते हो, या तो ताप देकर तोड़ा जाएगा और या फिर ऊष्मा देकर तोड़ा जाएगा। ताप या ऊष्मा देकर उसको तोड़ा जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ताप और ऊष्मा को, ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को आप तोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी, तापीय अपघटन कहलाएगी, तापीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर आप किसी पदार्थ को प्रकाश देकर तोड़ रहे हैं या सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश द्वारा टूटता कोई पदार्थ अगर प्रकाश पाकर अपने अणुओं में विभक्त हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। या कई पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको आप विद्युत धारा या लाइट देकर, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी देकर भी आप अपघटित करवा सकते हैं या उनके अणुओं में उसको विभक्त कर सकते हैं। तो इसको अपन विद्युतीय अपघटन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि विद्युत के द्वारा अपघटन हुआ है, इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहेंगे। तो ये हुआ विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 3 प्रकार के अपघटन अभिक्रियाएं होती है, तापीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ को ताप देकर तोड़ दिया जाता है, उसके अणुओं में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश पाकर अपने आप अपने अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो उनको प्रकाशीय अपघटन में लेंगे। और कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनको विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी लगाकर अपन उनके अणुओं में उसको विभक्त कर सकते हैं। उनको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। अपन उदाहरण लेते हैं, तापीय अपघटन का उदाहरण लेते हैं। सबसे अच्छा जो उदाहरण है तापीय अपघटन का वो है, अभी जो आपको बताया, चूने का पत्थर, चूने को पत्थर को अगर कली में रूपांतरित करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऊष्मा देंगे। ये हीट का निशान है, मैंने जो लिखा है डेल्टा कहते हैं इसको, डेल्टा। ये प्रतीक चिन्ह बताता है, क्या बताता है,
हीट बताता है या ऊष्मा बताता है कि आपने चूने के पत्थर को ऊष्मा दी तो वो किस में हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस किस में बदल जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। इसको अगर अपन सूत्रात्मक लिखें तो चूने के पत्थर का सूत्र होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको जब आप हीट देंगे या गर्म करेंगे इसको आप, तो ये क्या हो जाएगी, CaO प्लस CO2 में क्या हो जाएगी, ये विभक्त हो जाएगी। तो इसको अपन किस में गिनेंगे, ताप अपघटन में गिनेंगे। क्यों गिनेंगे, क्योंकि इसका जो वियोजन हुआ है, इस पदार्थ का जो वियोजन हुआ है वो किस कारण हुआ है, इसको गर्म करने से या इसको उष्मा देने से हुआ है, इसलिए इसको उष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन कहा जाएगा, क्योंकि उष्मा के द्वारा ये टूटा इसलिए उष्मीय अपघटन होगा। इसके बाद अपन प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण लेते हैं। अपनी पुस्तक में दे रखा है, जैसे फोटोग्राफी जब करते हैं अपन तो उसमें AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्रकाश को प्राप्त करता है, यानी लाइट में अगर अपन खुला छोड़ दें उसको, सूर्य का प्रकाश है ये, सूर्य का प्रकाश, ये बिजली वाला प्रकाश नहीं है, वो लाइट अलग होता है, ये सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट बोलते हैं इसको। ये सनलाइट जब इस पे गिरेगी 2AgCl पे जब गिरती है तो 2Ag प्लस Cl2 में ये क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप क्लोरीन गैस बनी और Ag यानी सिल्वर बना। ये सिल्वर क्या होता है, अपने ग्रे कलर का होता है, ये स्लेटी कलर का हो जाता है। अगर आप इस AgCl को, ये खुद वाइट होता है और इसको अगर आप प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो ये स्लेटी कलर का या थोड़ा थोड़ा काला या धूसर कलर का ये हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट देने पर ग्रे कलर में खुद चेंज हो जाता है और Cl2 इसमें क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश के द्वारा ये अपने अणुओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसलिए इसको अपन किस में गिनेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में इसको गिनेंगे। इसी प्रकार से अपन एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। विद्युत द्वारा करके पदार्थ कैसे टूटता है, उसमें अपन जल का उदाहरण ले सकते हैं। 2H2O, जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए क्या है, इसको विद्युत धारा में यानी इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे और फिर ये 2H2 और प्लस O2 दोनों में क्या हो जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा। ऐसा प्रयोग अपने 10th की बुक में भी दे रखा है। जल में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो इसी प्रकार का ये कुल मिला के ये बात है कि विद्युत धारा के द्वारा इसका क्या करवाया अपन ने, अपघटन करवाया। इसलिए ये उदाहरण किसमें चला जाएगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में चला जाएगा। बात करते हैं आगे विस्थापन और द्विविस्थापन, किस प्रकार से ये होता है और क्या है। बहुत मुख्य अभिक्रियाएं हैं विस्थापन और द्विविस्थापन, इनका बहुत उपयोग है, क्योंकि अपन जब धातु और अधातु तीसरा लेसन पढ़ेंगे तो उसमें अपचयन और ऑक्सीकरण करवाना, वहां पे ये अभिक्रियाएं काम आएंगी। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का सीधा सा अर्थ है हटाना। कोई मजबूत आदमी है, वो दुबले पतले आदमी को उठा के उधर रख देता है, यानी खुद उसकी जगह बैठ जाता है। तो पावरफुल जो भी कोई पदार्थ होगा वो अपने से कम या कमजोर या कम क्रियाशील पदार्थ को उस अभिक्रिया में से, उस अभिकारक में से उसको क्या करेगा, निकाल देगा, बाहर निकाल देगा और खुद उसकी तरह उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। इसको क्या कहेंगे अपन, विस्थापन कहेंगे। यानी कमजोर परमाणु को या परमाणु के समूह को अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह उसको वहां से हटा देता है। कैसे, अपन एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जिंक है, ये ज्यादा क्रियाशील है, या अपन उदाहरण ले सकते हैं आयरन है, ये ज्यादा क्रियाशील है।
CuSO4 का विलयन है या कॉपर सल्फेट है, दोनों में मैं साथ चलता हूं। इसमें कॉपर सल्फेट को लिया, अब कॉपर से ज्यादा, इस कॉपर से ज्यादा ये ज्यादा क्रियाशील है जिंक। ये जिंक क्या करेगा, ये ज्यादा क्रियाशील है तो ये इसको हटा देगा, ये यहां से जोर लगाएगा और इसको क्या करेगा, हटा देगा। तो क्या बनने वाला है आगे, इस Cu को इसने हटा दिया है, तो Cu को हटा देता है, ये इधर लिख देता हूं मैं Cu, इसको भगा दिया, बचा कौन, SO4 और जिंक, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये ZnSO4 बन जाएंगे और ये आपका कौन रह गया, यहाँ पे Cu को इन्होंने क्या किया, विस्थापित कर दिया या वहां से हटा दिया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक ने Cu को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। वैसा इसके साथ होगा, ये आयरन है, ये आयरन भी ज्यादा क्रियाशील है किससे, Cu से, तो ये भी इसको हटाने का काम करेगा, ये Cu भागेगा और ये खुद इसके साथ बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 और इसको भगा देगा, तो ये आगे कौन चला जाएगा, Cu चला जाएगा। ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, इसलिए अधिक क्रियाशील परमाणु में कम क्रियाशील वाले परमाणु को विस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हुआ, विस्थापन हुआ। एक बार उदाहरण देख लें, बहुत अच्छा है ये, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसमें Fe इसको भगाकर खुद बैठ जाएगा FeSO4 और प्लस Cu, इसी प्रकार का ऊपर वाला उदाहरण है। इसके बाद अपन बात करते हैं द्विविस्थापन की। इसमें जैसे एकल विस्थापन हुआ है, एक परमाणु ने एक परमाणु को विस्थापित किया है, इसी का विपरीत एक द्विविस्थापन और चलते हैं। द्विविस्थापन, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, द्वि यानी दो बार, यानी दो बार या दो परमाणुओं का या परमाणुओं के समूह का, विस्थापन का मतलब हटाना या हटना होगा, यानी दो या दो परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। या फिर ये कह सकते हैं अपन आयनों का विनिमय हो जाएगा, आयनों का विनिमय हो जाएगा। विनिमय का मतलब होगा आदान प्रदान हो जाता है। आदान प्रदान कैसे होगा, आदान प्रदान, एक उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na का नाम सोडियम और SO4 का नाम क्या है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ये सोडियम सल्फेट क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड, एक नया नाम आया आपके लिए, बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम है, Ba जानते हैं अपन, Cl माइनस का, इसलिए इसको क्या होगा, क्लोराइड बोला। तो ये BaCl2 के साथ में क्रिया करके क्या करेगा, अब क्या विक्रिया होगी इन दोनों के बीच में, आप आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे इसको अपन देखें तो यहाँ पर Na प्लस है और SO4 वाला क्या है, माइनस का 2 है, इधर दिखा रखा है। अणुसूत्र बनाना अपन ने सीखा था 9th कक्षा में, वही अणुसूत्र में से इन आयनों को लिया गया है, Na प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन, और इसका अगर अपन देखें तो ये किस में बदला है, Ba प्लस 2, ये इधर वाला इसके है और इधर Cl माइनस है, इस प्रकार का है। तो अभिक्रिया क्या होगी, आयनों का आदान प्रदान होगा, इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ेगा और इसका ऋणायन इसके धनायन से जुड़ेगा। आयनों का आदान प्रदान होगा, जैसा कि आपको ऊपर बताया, आयनों का विनिमय हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी अभिकारक का धनायन दूसरे अभिकारक के ऋणायन से संयुक्त होगा और अभिकारक का ऋणायन है वो दूसरे अभिकारक के धनायन से क्या हो जाएगा, संयोग कर लेगा। तो क्या बनने वाला है, इसका रासायनिक संयोग होने पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे Na के साथ में कौन बनेगा, Na के साथ में Cl आएगा, तो NaCl बन जाएगा। उसके बाद Ba के साथ में कौन आएगा, Ba2, और ये 2 से 2 कट जाएगी और
BaSO4 बनेगा। सरल है एकदम, इसको आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। दोनों को आयनों में विभक्त करें, आयनों को विभक्त करने के बाद में आप इसका धनायन इसके ऋणायन से जोड़ें, इसका ऋणायन इसके धनायन से जोड़ें, तो ये अपने पास में क्या होगा, दोनों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। इसमें एक बात और जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है BaSO4 यानी बेरियम है, इसका नाम होगा बेरियम है। आगे SO4 है जिसका नाम क्या था पहले, सल्फेट, तो ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। ये क्या होता है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसके अंदर या आके, और जैसे मान लो ये कोई प्रश्नली है, इसके अंदर या नीचे जमा हो जाता है यहाँ पे, यानी घोल के अंदर रहता है ये, या तली में बैठ जाता है। यहाँ पे तली में ये बैठ गया है, यहाँ पे ये BaSO4 तली में बैठ जाने के कारण या जम जाने के कारण इसको क्या कहेंगे कि इसका क्या जम गया है, एक नया शब्द है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ जो तली में नीचे बैठ जाता है। तो अगर इस अभिक्रिया का दूसरा नाम भी यहाँ दिया गया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण में यही चल जाएगा आपका उदाहरण, कौन सा चल जाएगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को BaCl2 के साथ क्रिया करवाएंगे, दोनों में आयन विनिमय होगा, दोनों के आयन बदल जाएंगे, और दोनों के जब आयन बदल जाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl और BaSO4। और ये जो BaSO4 बनेगा वो तली में जाकर क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा अघुलनशील रूप में या ठोस रूप में नीचे जाकर बैठ जाएगा, जिसको क्या नाम दिया गया है, BaSO4 का क्या जम गया है, अवक्षेप जम गया है या निक्षेप हो गया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप क्या करते हैं, बनते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं नाम दिया गया। जैसे ये उदाहरण इसका हो, एक और उदाहरण लेते हैं अपन इसका कि अवक्षेप कैसे बनते हैं। वैसे लगभग द्विविस्थापन अभिक्रिया में ज्यादातर अवक्षेप का निर्माण होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, द्विविस्थापन का, आयनों का विनिमय कराते हैं, और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। एक अमिट शाही आपने सुनी होगी, चुनाव कराने जाते हैं तो चुनाव में हमारे अंगुली पर लगा देते हैं, अमिट शाही जानते हैं आप। अमिट शाही को जब आप क्रिया करवाएंगे HCl से, NaCl से, यानी सोडियम क्लोराइड अपना वाला नमक है ये, तो क्या होगा, इसकी जो अभिक्रिया होगी वो अमिट शाही का अपन सूत्र लिखेंगे। अमिट शाही को क्या कहेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस नमक का सूत्र NaCl हो गया। आयनों का अपन विनिमय करके देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो Ag प्लस अणु सूत्र में अपन ने देखा था NO3 -1, ये इन दोनों से मिलके ये बना, यानी एक धनायन एक ऋणायन इनसे मिलकर ये बना, और इधर जो बना है वो कैसे बना है, Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना। तो क्या होगा, इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ेगा, आयनों का विनिमय होगा, इस पदार्थ के या इस अभिकारक के सारे आयन इससे संयुक्त होंगे, तो कैसे होंगे, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से जुड़ेगा, तो क्या बना, AgCl बना। आ रहा है समझ में। उसके बाद में ये जो ऋणायन है ये इस धनायन से संयुक्त हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पहले धनायन लिखेंगे तो पहले धनायन लिखेंगे तो Na लिखेंगे, और फिर ऋणायन लिखेंगे NaNO3 लिखेंगे, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम होगा। तो इस प्रकार के ये जो अभिक्रिया होगी ये भी द्विविस्थापन में आएगी, क्योंकि इसमें भी अपने आयनों का विनिमय हो गया, धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से संयुक्त हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। ये वही लवण है और ये HCl है, ये अवक्षेप के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से अवक्षेपण में भी इसका नाम आ सकता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है यहाँ पे
आयनों के विनिमय में अम्ल और क्षार के बीच भी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपस में आयनों का आदान प्रदान करती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अम्ल और क्षार का एक उदाहरण लेते हैं, और इसमें भी क्या होगा, आयनों का विनिमय होगा और जल और लवण का क्या होगा, निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, जैसे एक अम्ल ले लेते हैं अपन, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक NaOH ले लिया, यह क्षार है, दोनों मिलेंगे तो जल बनेगा H2O और लवण बनेगा NaCl। कैसे बना ये, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आयन H+ है और यहाँ पर Cl- है, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बनेंगे, और इसको अगर अपन तोड़ेंगे तो Na+ बना और OH क्या बना, माइनस बना। अब दोनों में क्या योग होगा, दोनों में योग ये होने वाला है कि इसका H+ इसके OH- से, क्योंकि धनायन ऋणायन से जुड़ेगा तो क्या बन गया, एक H और एक H कितने हो गए, H2 और O का O, H2O। और उसी प्रकार से ये धनायन इस ऋणायन से जुड़ जाएगा तो Na पहले लिखेंगे, Na पहले लिख दिया, Cl कब लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो Cl लिख दिया, तो ये लवण बन गया है और ये क्या बन गया, जल बन गया है। ये उदाहरण भी अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया में काम आ सकता है। और ऐसे अभिक्रियाएं जो अम्ल और क्षार के साथ होगी, जैसा कि अपन जानते हैं, इनको उदासीनीकरण अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो टॉपिक खत्म होता है और अगली रासायनिक अभिक्रियाएं अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जाने की इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।